के रखने का अधिकार था। आज हमारे बीच में बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि जब हमारे किसी व्यक्ति के पास में अगर 2 सिक्के भी आ जाते थे या कुछ पैसे या कुछ धन आ जाता था, मान लो सोना चांदी कुछ आ गया, तो वो अपने घर में नहीं रख सकता था, उसे जमीन में गाड़ के रखना पड़ता था। जमीन में गाड़ते थे। क्यों गाड़ते थे? क्योंकि वो पैसा हमें अपने घर में खुला रखने का अधिकार नहीं था। अगर हमारे घर में पता लग जाता था तो पैसा हमसे छीन करके ले लिया जाता था कि तुम्हारे घर में पैसा, तुम क्या करोगे पैसे का। तो ये चीज़ें थी। लेकिन आज हमारे समाज के अंदर जो बदलाव दिखाई दे रहा है वो सारा का सारा शिक्षा की है। इसलिए हमारे दुश्मन ने भी क्या प्लान किया कि अब ये शिक्षा तो इनको देना अनिवार्य हो गया। अब रोक नहीं लगा सकते, डायरेक्ट वो कहीं लिख नहीं सकते कि अब शिक्षा आपको नहीं मिलेगी, ऐसा तो नहीं कर सकते। लेकिन इनडायरेक्ट आपकी शिक्षा को खत्म करने के उन्होंने बहुत सारे तरीके निकाले। इसमें मैं बताऊँ आपको कि सबसे बड़ा तरीका, आप लेक्चरार से रिटायर हुए हैं, ये सारे अधिकांश 90% टीचर ही बैठे हुए हैं। अब इन सभी से पूछो कि मैं भी शिक्षक था 13 साल, मैंने भी टीचर की नौकरी की, 13 साल बाद में मैंने रिजाइन कर दिया। लेकिन उस समय तक मेरी और रिटायर होने तक इनकी एक मजबूरी हमेशा रही है, एक टीचर की, एक लेक्चरार की, कि सिलेबस से बाहर जाकर कुछ नहीं पढ़ा सकते। क्या पढ़ा सकते हैं? सिलेबस से बाहर जाके आप कुछ नहीं पढ़ा सकते। और स्टूडेंट की मजबूरी है कि सिलेबस के बाहर जाके कुछ पढ़ नहीं सकते। और अगर किसी भी जागृत आदमी ने अगर स्कूल के अंदर किसी अन्य प्रोग्राम में भी अगर कहीं पर भी संविधान की, बाबा साहब अम्बेडकर की, ज्योतिबा फूले की, सावित्रीबाई फूले की या किसी महापुरुष की बात अगर उसने कर दी या तस्वीर रख दी तो उसको भुगतना पड़ा है। ये आप सभी लोगों ने देखा, ठीक है ना। तो जब शिक्षा का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दे दिया कि अब तुम शिक्षा ले सकते हो, तुम्हें शिक्षा लेने से कोई नहीं रोक सकता, तो उस समय इन बदमाशों ने जहाँ हमारी सैकड़ों पीढ़ियों को शिक्षा से वंचित रखा था, इन लोगों ने सोचा कि अब इनकी शिक्षा के ऊपर पाबंदी तो लगाई नहीं जा सकती, मगर इतना तो हम तय कर सकते हैं कि इनको पढ़ाना क्या पढ़ाना है और क्या नहीं पढ़ाना है, ये तय करने वाले वो लोग। जब पहली बार सिलेबस बना उसमें हम लोगों ने पढ़ा, आप सभी लोगों ने पढ़ा कि जितनी भी किताबें लिखी जाती थी, चाहे हायर एजुकेशन तक की भी, उनकी सारी की सारी किताबों के लेखक या तो कोई उपाध्याय होता था या शुक्ला होता था या कोई शर्मा होता था या फिर त्रिवेदी, मतलब किसी हमारे पुराने अनपढ़ थे, तो किताबें लिखेंगे क्या? सिलेबस उन्होंने तैयार किया, लिपि उन्होंने तैयार की, भाषा हिंदी भाषा भी उन्होंने तैयार की। तो ये पहला स्टॉप तो हमारे ऊपर लगा है कि आप क्या पढ़ोगे ये हम तय करेंगे। आज एक बहुत बड़ी बात आती है ना, विद्वान लोग बैठे हैं, मिस्त्री लोग बैठे हैं, बहुत बड़ी चीज़ आ रही है कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लागू होने के बाद में भी मनुस्मृतियों वाली व्यवस्था इन 75 सालों में भी कम होने की बजाय बढ़ क्यों रही? कम होनी चाहिए थी। शिक्षा से जागृति आती है, विश्व से जागृति आती है, हमारे महापुरुषों को पढ़ाने से जागृति आती है। लेकिन हुआ क्या? उस बनाया गया कि उसी व्यवस्था को लोग धोते रहे, वही पढ़ाया गया। रामायण पढ़ाई गई, महाभारत पढ़ाई गई, है ना, ये सारा पढ़ाया, लेकिन अम्बेडकर नहीं पढ़ाए गए, ज्योतिबा फूले नहीं पढ़ाए गए, संत कबीर नहीं पढ़ाए गए, और पढ़ाए गए तो बदल करके पढ़ाए गए। फॉर्मलिटी में एक आध पेज का या एक आध उसको पैराग्राफ का उसका पाठ बना दिया। तो इस प्रकार से उन्होंने हमारे सिलेबस पे ही पहली रोक लगाई कि हम लोग वास्तविक शिक्षा न ले सके। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी कहा कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो शेरनी का दूध जो बाबा साहब हमें देना चाहते थे वो उन्होंने एक तरफ कर दिया और हमें वही भेड़ और बकरी वाला दूध दे दिया, और हम मिमियाते रह रहे। भाई भेड़ बकरी का दूध पिएंगे मिमियाएंगे और क्या करेंगे? दहाड़ेंगे थोड़ी, दहाड़ेंगे तो शेरनी का दूध पिएंगे। तो जो रियल एजुकेशन हमें मिलनी चाहिए थी वो नहीं। उसके बाद में आपकी आंखों के सामने, और हम जब पढ़ते थे, मुझे इतना याद है कि जब तक मेरा पहली क्लास में एडमिशन हुआ था, हमारे यहाँ पर आसपास में कोई प्राइवेट स्कूल में नहीं समझता था। प्राइवेट स्कूल में कोई नहीं समझता था प्राइवेट स्कूल होता भी क्या, ठीक है। प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई नहीं समझता था। सरकारी हॉस्पिटल का कंपाउंडर भी अगर कभी कभी घर में इंजेक्शन लगा देता था तो छुप करके लगाता था, छुप करके कोई देख ना ले, इतनी बात। स्कूल का टीचर अगर कहीं क्लास में घर में ट्यूशन पढ़ाता था उसके ऊपर भी कार्रवाई होती थी ना। प्राइवेट स्कूल देखने को भी नहीं। लेकिन धीरे धीरे आरएसएस ने अपने जो आदर्श स्कूल खोले, विद्या भारती के स्कूल खोले,
करते 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 आज 90% शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन हो गया, निजीकरण हो गया, और वहाँ पर आप किसी प्रकार की कोई यूनिफॉर्म स्कूल की बैग या कोई सामान या किताब भी बाहर से खरीद नहीं सकते। उनको जो देनी है वही देंगे, उनका सिलेबस उनके ही पास है। तो यहाँ पर हमारी शिक्षा जो मिलनी चाहिए थी उसको बंद किया। जो टीचर्स हैं जो आज रिटायर हो रहे हैं, जो आज नौकरी कर रहे हैं, उन सभी से पूछो कि इस एजुकेशन का काम, स्कूल का काम तो उनके पास हो, शिक्षण का काम, टीचर का मतलब होता है टीचिंग का काम, तो टीचिंग यानी पढ़ाना, पढ़ाने का काम तो मात्र 10% है। 90% तो तुम उसकी गिनती करो, इसकी गिनती करो, ये करो वो करो, इसी में लगा रखा है। ठीक है, तो एजुकेशन से उनको वंचित, सरकारी स्कूलों से लोगों का ध्यान हटाया जा रहा है कि सरकारी स्कूल में टीचर पढ़ाते नहीं है, वो नहीं है, कहीं स्टाफ है नहीं, तो ये शिक्षा से भी वंचित करने का एक बड़ा उनका जो षड्यंत्र चल रहा है। तो हम लोग तो ये चाहते हैं कि ये जो संविधान की वजह से हमें जो अधिकार मिले, चाहे वो कपड़े पहनने के अधिकार हो, चाहे वो सांस से मूछ रखने के अधिकार हो। बाबा आपको सबको पता होगा ना, साफे अंगूर की तक पहनावे से पहचाने जाते थे कि नहीं पहचाने जाते थे, ये तो मैंने देखा है मेरी आंखों से। ठीक है, बस पहनावे, उसको पूछना नहीं पड़ता था कि तो कोई कौन सी जाति का है, उसका पगड़ी छापा और धोती देख के ही बता देते थे कि फला जाति का है। ये था। आज हमें किसी को भी रोक नहीं है, कोई भी व्यक्ति कुछ भी पहन सकता है, कोई भी गहने पहन सकता है, वरना हमें तो एल्यूमिनियम के सिवाय पहनने हुए अधिकार नहीं था। आगे ये सच्ची बातें हैं जो जानते हैं हम लोग। हमारे गहने नहीं होते थे, वो बेड़ियाँ होती थी, बेड़ियाँ भी गाय की होती थी, गिनती की होती थी, एल्यूमिनियम की होती थी। चांदी के तुम पहन लोगे तो हम क्या पहनेंगे? हाँ, पीतल था या वही था, लेकिन सोना और चांदी नहीं, पहनने का नहीं था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें संविधान की वजह से मिली। आज हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, बच्चों के लिए कोई अवसर नहीं है। तो क्या हम लोग, नहीं मेरी बात सुनेगा, अगर हम लोग संविधान के प्रति इतने उदासीन रहे, संविधान इसको लगभग 50% से ज़्यादा तो अमेंडमेंट के नाम पे बदल दिया, संशोधन के नाम पे पूरा खोखला कर दिया, और जितने अमेंडमेंट हुए हैं ना वो सारे के सारे हमारे अधिकारों के ही हुए, बाकी कुछ नहीं छेड़ा उन्होंने उसके अंदर से। जहाँ जहाँ हमारे अधिकार थे ना उनको अमेंडमेंट किया, यानी उनको उन्होंने संशोधन किया, संशोधन नहीं किया उन्होंने बदला। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कई बार बताया, और वो उदाहरण सटीक है और बहुत ही तगड़ा अगर किसान आदमी ध्यान दे तो। बाबा साहब अम्बेडकर ने अभी में संविधान लेके आया था, शायद आज सुबह किसी को दिया हमने, उस संविधान को मैंने देखा तो उसके अंदर पहले वाले संविधान के अंदर क्या है, आर्टिकल 90 जो मौलिक अधिकारों में है, उसके जो उपखंड हैं ABCD ऐसे करके है ना, वो ख ग छ, उसके अंदर उसमें था आर्टिकल 19 के अंदर संपत्ति का अधिकार, वो संपत्ति के अधिकार के अंदर किसानों को लैंडलॉर्ड बनाया, यानी भूधारक। आप उस जमीन के कृषि भूमि के मालिक थे, मालिक बनाया था, लेकिन उन्होंने कितने साल तक, मतलब 79 तक, 29 साल तक उसको अमल में नहीं लाया, रोक के रखा। किसानों को अभी ये हो रहा है, अभी वो हो रहा है, ऐसे हो रहा है, नाम ले रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन फाइनली जो उनको ज़मीन का मालिक बनाना था ना किसानों को, वो नहीं बनाया। और 79 के अंदर उन्होंने मोरारजी देसाई की सरकार के समय एक अमेंडमेंट लाया, एक बदलाव लाया, और उस बदलाव के अंदर क्या किया, बदलाव में आपको खातेदार बना दिया और ज़मीन में भूधारक सरकार को बना दिया। पहले राजा महाराजा भूधारक थे, जमींदार जागीरदार वो भूधारक थे, अब राजस्थान सरकार भूधारक हो गई, गुजरात सरकार भूधारक हो गई, तो हम लोग वापस खातेदार बन गए। अब उस खातेदार से भी परिवर्तन करके उन्होंने वापस आपको खातेदार से काश्तकार बनाया, और काश्तकार से अब आगे मामला हो गया, महाराष्ट्र गुजरात में तो कब्जेदार बना लिया। अब आप जिस जमीन के लिए लड़ रहे हो, आप जिस जमीन के हिस्से के लिए या क्षमा के लिए भाई का सिर फोड़ रहे हो, ठीक है, अरे वो तुम्हारी है ही नहीं, क्यों भाई का सिर फोड़ रहे हो? वो तुम्हारी है ही नहीं। आज जो जमीनों का जो ये भू अधिकरण हो रहा है ना, भूमि अधिकरण, तो ये एक्वायरमेंट के नाम पर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आपकी है ही नहीं। तो ये एक बदलाव है, आपको उदाहरण दिया है, कितना बड़ा बदलाव दिया। ये एक टेरिटरी, एक भूभाग का, एक भूभाग होता था ना, राजा के पास क्या सीमा होती थी, ये
यहाँ से लड़ाई किसकी होती थी? सीमा तोड़ते थे, सीमा लड़ाई होती थी, युद्ध होते थे। यानी आपको 100 बीघा 200 बीघा आपके दादाजी को परदादाजी को आपके 400-500 बीघे का राजा बनाया, लॉर्ड। उसका अंग्रेजी में क्या शब्द है? लैंड लॉर्ड। लॉर्ड, लॉर्ड का मतलब क्या होता है? दीठ होता है लॉर्ड साहब ने, ये अंग्रेजों का वर्ड था लॉर्ड। लॉर्ड का मतलब राजा। हेड ऑफिस की तो लॉर्ड साहब है, ये लॉर्ड साहब, ये लॉर्ड शब्द वो है। तो आपको उस जमीन का राजा बनाया था, उसका लॉर्ड बनाया था। लेकिन इन बदमाशों ने संविधान के अंदर अमेंडमेंट करके आपको लॉर्ड से हटा करके खातेदार बना दिया, खातेदार से खासदार, और अब तैयारी चल रही है कि आपको बेदखल करें, वहाँ से भी हटा नहीं। तो ये एक उदाहरण है। ऐसे पता नहीं कितने इन्होंने शिक्षा में अमेंडमेंट किए हैं, कितने आपके अधिकारों में अमेंडमेंट किए हैं, कितने आपके जो राइट हैं हर तरह के उनके अंदर उन्होंने किए हैं, और संशोधन के नाम पे पूरे संविधान को खोखला कर दिया। तो विशेष करके हम लोगों को, मैं आपको थोड़ी संक्षिप्त में कह दूँ, लंबी चौड़ी बात ना कह करके, कि आज अगर इस खुशी में आप और हम सब शामिल हुए हैं तो इस संविधान की बदौलत नौकरी मिली है, संविधान की बदौलत आज रिटायर। अगर हमने संविधान की सुरक्षा की तो इसी तरीके से हमारी आने वाली पीढ़ियां भी नौकरियों में जाएगी, अधिकारी बनेगी, कर्मचारी बनेगी और रिटायर भी होंगे। और अगर हमने संविधान पे ध्यान नहीं दिया तो निश्चित तौर पे ये सिलसिला यहीं पर खत्म हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने प्राइवेटाइजेशन के नाम पर गवर्नमेंट के सारे खाते बंद कर दिए, सारी नौकरियां खत्म कर दी। इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि ये जो जागृति का अभियान है, ये जागृति का अभियान पूरे देश के अंदर चल रहा है, और मैं बड़े गौरव और फख्र के साथ कह सकता हूँ कि इस जागृति के अभियान की बाबा साहब अम्बेडकर के जाने के बाद अगर किसी ने शुरुआत की तो मान्यवर कांसीराम साहब, DK खापर्डे जी और दीना भाना जी। कांसीराम साहब पंजाब के थे, DK खापर्डे महाराष्ट्र के थे, और दीना भाना जी भंगी जाति के राजस्थान जयपुर के थे। उन 3 लोगों ने जो जागृति का काम शुरू किया उसे बाद में बामसेफ के नाम से बनाया, बामसेफ के नाम से, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉइज फेडरेशन के नाम से, जिसके आज भी हम लोग सदस्य हैं। फर्स्ट टाइम में सदस्य उसी के बने थे और आज दिन तक वही हैं, और मरते दम तक हम उसी के सदस्य रहेंगे। क्योंकि आज जो हमारे समाज के अंदर लाखों संगठन है, सैकड़ों की संख्या में चाहे बड़े बड़े संस्थान बने हुए हैं, चाहे समाज के जाति के कुछ भी है, वे सारे के सारे बामसेफ की आइडियोलॉजी से ही बने हुए। तो यहाँ पर मेरा निवेदन आप लोगों से ये है कि इस बार बामसेफ की अभी कुछ समय पहले ही जालोर जिले के अंदर मीटिंग हुई थी, और उस मीटिंग के अंदर एक नई कार्यकारिणी बनाने का फैसला लिया गया था। उस कार्यकारिणी के लिए प्रदेश के अध्यक्ष के बतौर सभी लोगों ने, राजस्थान के जितने भी हमारे संपर्क के जिले हैं, उन सभी से संपर्क होने के बाद में उसकी जिम्मेदारी बाटोती को दी है। देख कह रहा हूँ दाना जी, लक्ष्मण जी लोहिया, लक्ष्मण जी लोहिया को यहाँ बामसेफ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है राजस्थान। और उसी दिन आप सभी लोग भी आए थे निमंत्रण देने भी, उसी दिन ये तय भी हुआ था कि ये मीटिंग करके हम लोग आप लोगों के सबके सहयोग से एक कार्यकारिणियों का गठन, या बालोतरा कार्यकारिणी का भी गठन करें, बाड़मेर का भी टीम आई हुई, बाड़मेर वाले भी करें, और राजस्थान लेवल की जिसके अध्यक्ष बनाए गए हैं इनसे भी, और आप इनका सहयोग करके, आप तमाम लोग कुछ लोग से आगे सभी लोग हैं, तो हमें मिलजुल करके काम करना, हमें अलग अलग होकर काम करने से हमारी शक्ति बढ़ जाती है और उससे दुश्मन को मौका मिलता है। इसलिए हमारा निवेदन है कि जहाँ भी काम कर रहे हैं, जो भी संगठन हमने बनाया है, वो संगठन हम चलाते रहें, कोई दिक्कत नहीं है, अपने अपने संगठन अपने अपने काम करते रहें। लेकिन जब कोई बड़ा इशू, जैसे आज की तारीख में बड़ा इशू है संविधान को बचाना और उसे मूल रूप से लागू करना, तो उसके लिए हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर कैसे आए, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हमने हमारे संगठन को भी उसमें कोई तवज्जो नहीं दी है, कोई प्रायोरिटी नहीं दी है। हम सभी लोगों से कह रहे हैं कि छोटे से छोटा संगठन है वो भी हमारा भाई है, लेकिन हम सब मिलकर के काम। एक तो ये बात थी, उसके बारे में हम लोग हमारे जो भी साथी हैं चर्चा करेंगे। चलिए भाई, उसी पर बात कर रहे हैं, उसी पर करने बात है। तो ये जो एक होने की बात है, तो इसके अंदर क्या होता है, आपने सवाल कर दिया, इसलिए बता देते हैं कि हम लोगों ने जो संगठन बनाए ना, वो उस समय संगठित होने के उद्देश्य